हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे 24, 25 और 26 जून के एडिटोरियल्स का डिस्कशन। उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ हमने कलर कोडिंग यूज़ किया है। येलो कलर से कोई करंट इशू है, टॉपिक है, उसको कवर करते हैं, और कोई डेटा है जैसे 24 या 25% क्या है, गरीबी बढ़ गई है, घट गई है, ठीक है। और ब्लू कलर से हम जाते हैं किसी भी इशू के बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, तो रेड कलर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम है उस इशू में, और ग्रीन कलर में उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, अच्छी चीज़ें क्या हैं, और क्या आगे वे फॉरवर्ड है, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और हाँ, देखिए, हम पढ़ेंगे सिर्फ काम की चीज़ें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फालतू की चीज़ हम छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला आर्टिकल, काम का नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं। देखिए, कश्मीर इशू पे है। रिसेंटली पीएम मोदी ने अभी कश्मीर के लीडर्स से कुछ बातचीत की थी, और बैकग्राउंड देखते हैं। जब 370 हटाया गया था तो कहा गया था टेररिज्म कम कर देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी ज़मीन कब्जा की रखी है चाइना ने, उसको हम ले लेंगे। बट रियल में क्या ये सब हुआ क्या? हाँ, टेररिज्म तो ख़त्म हो गया। प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों को अरेस्ट किया गया, इंटरनेट शटडाउन हुआ, सेना अभी भी वहाँ पे लगी हुई है, स्कूल बंद हो गए, एजुकेशन नहीं हो पाई, सोर्स ऑफ इनकम कम हुआ है, ठीक है। चाइना ने अटैक कर दिया एलएसी पे, जबकि ये कह रहे थे कि हम उससे ज़मीन ले लेंगे। अब ये देखिए, इंडियन आर्मी चीफ ने बोला है दोबारा अगर एलएसी पे अटैक हुआ तो हो सकता है हम टू फ्रंट सिचुएशन से गुजरें, एलओसी एलएसी दोनों पे क्रिटिकल पॉइंट वो हो जाएगा। अब एक क्या ये इंटरनल इशू है क्या? तो लगता तो नहीं है, क्योंकि JNK का जो इशू है, ये देखिए, यूके, EU, US, नॉर्डिक कंट्रीज़ ने इस संसद ने इस पर डिस्कस किया है, और कुछ डेलीगेशन भी भेजे गए हैं इंडिया में। देखो जाके वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा है कश्मीर में। अब देखिए, सेकंड चीज़ ये बोल रहे हैं कि डायलॉग विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो डायलॉग हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, अभी अभी फरवरी में इंडिया पाक के बीच में, इसको बोल रहे हैं बैक चैनल डायलॉग की वजह से हुआ है। बट ये आर्टिकल बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का रोल इतना नहीं है, बल्कि ये जो एक्चुअल है, ये ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर ये सीज फायर एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रहा है। देखिए, FATF भी आपको जो है पता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, तो पाकिस्तान उसके दबाव में भी कई सारे ये सब चीज़ें कर रहा है। सिर्फ इंडिया की ही वाहवाही नहीं है यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी इंडिया ने देखिए अपना कुछ बातचीत किया था जाके अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान इशू की बात किया था तालिबान लीडरशिप से। तो ये इंटरनल इशू कहाँ है? आप अफ़गानिस्तान के में वो तालिबान लीडरशिप से जाके बात कर रहे हो, ठीक है, कश्मीर इशू की सुरक्षा के लिए। तो ये सारी चीज़ बता रहा है कि इंडिया जो है अपने सेफ्टी कंसर्न के लिए ये सारी चीज़ कर रहा है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप। देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और जो एक्सेस टू हेल्थ है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो आपके पास एक्सेस टू हेल्थ भी रहेगी। जैसे कोरोना वायरस है तो उससे रिलेटेड जो भी ठीक है इंस्ट्रक्शन है आपको मिलते रहेंगे। देखिए, GSMA ने बोला है 390 मिलियन जो वुमेंस हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बारे में। इंडिया में देखिए बोला है 14.9% जो है सिर्फ वुमेन है जो यूज करती है इंटरनेट। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब डिवाइस ओनरशिप भी एक मुद्दा है। अगर घर में मोबाइल है तो वो ज़्यादा करके लड़के ही यूज़ करते हैं, ये चीज़ बोल रहे हैं। एक और बिलीफ है कि ऑनलाइन जो होता है वो बहुत डेंजर होता है वुमेन के लिए, हम उनको बचा, तो इसलिए भी वो लोग वो मतलब देते नहीं हैं मोबाइल चलाने को। इसकी वजह से ही उनको एक्सेस नहीं हो पाता, कई सारी सर्विस मतलब उनको जैसे कि इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब मिल नहीं पाते हैं प्रॉपर, हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से। अब देखिए, कई सारे काम किए गए हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जो UN वुमेन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी के साथ वो कंपनीज़ को एनकरेज करती है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े। इवन वो सोच रही, जो ये देखिए, जो एम्प्लॉई हैं, गर्ल एम्प्लॉई हैं, उनका नंबर डबल करने की, ठीक है। और देखिए, ये जो डिजिटल एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे इक्वल्स, ये क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा STEM में अपना कैरियर बनाए, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इन सब में। अब एक और चीज़ बोली जा रही है कि अगर ये जो इक्वलिटी आ जाती है मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में, तो जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं इनकी जो GDP है अगले 5 साल में $700 बिलियन, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो ये तो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। देखिए, ये कह रहा है ब्लेंडेड लर्निंग। देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग है क्या? अभी अभी UGC ने बोला है कि कॉलेज में जो पढ़ाई आप कोशिश करिए 40% ऑनलाइन हो, 60% ऑफलाइन हो, इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। इसके फ़ायदे बता रहे हैं कि ये मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है,
और लर्निंग आउटकम इससे अच्छा आएगा, ये सब चीज़ें हैं। बट एक्चुअल में रियलिटी देखिए क्या है। जो 60% से ज़्यादा कॉलेज हैं रूरल एरियाज़ में हैं, 78% प्राइवेट हैं, तो वहाँ पे आप उनको कैसे देंगे मोबाइल वगैरह। रूरल में आपको पता है कैसी कंडीशन है, लोगों के पास है नहीं इतना। इंटरनेट पेनिट्रेशन केवल 45% लोगों के पास ही इंटरनेट इंडिया में है, ठीक है। और तो ये जो डिजिटल डिवाइड है ना, कई लोगों के जिनके पास है वो तो यूज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, जिनके पास नहीं है तो इसे बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है। अब एक और इशू है कि ऑनलाइन पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट कोशेंट आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, और इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट, इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, सबको पता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब चीज़ उससे हो नहीं पाएंगी, ऐसा कह रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ सकता है, ज़्यादा लोग छोड़ देंगे पढ़ाई करना, ये कह रहे हैं। गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, अब देखिए आगे इस सब के लिए एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कोशिश करें ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच हो पाए, ठीक है। और टीचर को भी आप डिजिटल ट्रेनिंग दें ताकि वो भी तो पढ़ाएं, अभी तक तो क्लास में पढ़ाते थे। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो गोल है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, ये आप अचीव कर पाएंगे। अब चलते हैं जून 25 में आर्टिकल्स देखते हैं उसके। तो यह है पहला आर्टिकल, स्टॉपिंग द सर्च। बात किया इसमें लॉकडाउन की, जब से अनलॉक होना शुरू किया है रेस्टोरेंट, जिम, शॉप्स, रिलीजियस सेंटर वगैरह, तब से देखिए हुआ क्या है, प्रॉब्लम आई है। इसमें क्या है, पहली प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में केस राइज हुए हैं। नंबर 2, डेल्टा वेरिएंट की प्रॉब्लम, चिल्ड्रन का रिस्क बना हुआ है, ठीक है। डेल्टा प्लस वेरिएंट सुनने में आ रहा है। तो अब हमें देखिए इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए, सॉल्यूशन पहला तो है WHO ने बोला है कि आप अवॉइड कीजिए क्राउड प्लेसेस, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स, कॉन्फाइंड एंड क्लोज स्पेसेस। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सर्टिफाइड मास्क दे लोगों को। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर ने वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट किया था बट स्लो प्रोग्रेस थी, तो उसको आप कीजिए कि प्रोग्रेस की ज़्यादा कीजिए, ठीक है, लोगों को कॉन्टेक्ट कम हो पाए। और फाइनल ये है कि आप ओपन कीजिए बट सेफ्टी को इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है रूरल इकॉनमी पे, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है बेसिकली इसमें। अभी जो है NSO ने रिलीज़ किया था अपना डेटा GDP ग्रोथ का, हमें पता चला है कि 2021 में 7.3% डिक्लाइन हो गई है GDP, ठीक है। और तो और पैंडेमिक के पहले भी ये 3 साल तक GDP डाउन ही चल रही थी, स्लो डाउन चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे, मॉनेटरी मेजर्स, पैसे वगैरह दिए थे, बट कोई एनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं था, ठीक है। कोई और ज़्यादा तगड़ा कोई ऐसा मॉडल कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हेल्प की जा सके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हेल्प की जा सके। अब इस सब में पॉजिटिव चीज़ है, देखिए एग्रीकल्चर रहा है की ड्राइवर। क्यों ऐसा है, आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर में हुई है ग्रोथ, जब इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर वगैरह डाउन चल रहे थे, तो 2021 में आप खुद देख लीजिए। और जो भी लोग बाहर के शहरों से वापस आए हैं माइग्रेंट्स, उनको जॉब प्रोवाइड कराई है इस सेक्टर ने। पिछले 5 साल में भी अगर आप देखें तो इसकी ग्रोथ अच्छी खासी रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की। कुछ निगेटिव चीज़ें देखिए क्या है इसमें प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने नेग्लेक्ट किया है इस सेक्टर को, पॉलिसी स्टेप उतने अच्छे लिए नहीं हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे आपने कोविड डेथ को काउंट नहीं किया, हो सकता है ये डेटा भी सही से ना लिया गया हो, एक्चुअल में प्रॉब्लम हो, आप बता रहे हैं ग्रोथ है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम देखिए ये है कि कई सारे लोगों ने कर्ज भी ले लिया होगा, पक्का है, तो सूदखोरों से, तो वो वापस कैसे करेंगे, इस पर भी अब ये प्रॉब्लम है। नरेगा में देखिए फर्स्ट वेव में आपने नरेगा में 100 दिन से ज़्यादा काम देना शुरू किया गवर्नमेंट ने, अच्छी चीज़ थी। सेकंड वेव में ऐसा किया नहीं। वल्नरेबल जो ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे महिलाएं हो गई, बूढ़े, बच्चे, इनको कैश ट्रांसफ़र किया था, बट सेकंड वेव में ऐसा कुछ नहीं किया, फर्स्ट वेव में जो किया था गवर्नमेंट ने। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं उनका होलसेल प्राइस जो गिर रहा है, सीरियल्स जो अनाज हैं, सब्जियां हैं, तो किसानों को नुकसान हो रहा है, पिछले 6 महीने से देख रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल मार्केट प्राइस अगर देखें तो उल्टा वहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं। तो बढ़ने की वजह से क्या है, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, दाल हैं, ऑयल सीड्स हैं, इसकी दाम में बढ़ोतरी हो रही, तो जो हाउस होल्ड हैं उनको महंगी सामान जो है ख़रीदनी पड़ रही हैं, किसान भी परेशान है। सॉल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वो वैक्सीनेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, गांव में खास करके, ठीक है। उससे जो है इकॉनमी में थोड़ा रिवाइवल है। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करनी चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए।
नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। देखिए इंडिया अफ्रीका रिलेशन पे है ये। इसमें बोल रहे हैं कि इंडिया हमेशा से फॉरेन पॉलिसी में अफ्रीका को प्रायोरिटी देता रहा है। चलिए इसका क्रिटिकल रिव्यू करते हैं क्या है। आप अगर देखें डेटा पे, इंडिया अफ्रीका जो ट्रेड है 2021 में गिर गया है। 2014-15 में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रहा था इंडिया अफ्रीका के बीच का वो था। 21 तक आते आते देखिए कैसे गिरा है ये। एक और चीज़ है कि जो 1996 से 2021 तक चाइना ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है ना अफ्रीका में, हमने उसका 1/3 भी नहीं किया है वहाँ पे। और अब ठीक है, एक और निगेटिव प्रॉब्लम आप देखिए क्या है। चाइना ने पैंडेमिक का बहुत अच्छे से यूज किया है। उनको जो है ये देखिए वैक्सीन दिया है। इंडिया ने भी कोशिश किया था बट सेकेंड वेव आ गई तो हम लोग उतना नहीं कर पाए। अब यहाँ देखिए क्यों सारे लोग अफ्रीका में इतना सारा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इतना गरीब राज्य फिर भी, अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे एशिया कई देश, क्योंकि उनको अफ्रीका में मिल रहा है मार्केट, अपनी सामान बेच सकते हैं वहाँ पे। दूसरा, अफ्रीका से उनको मिलते हैं मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ओशियनिक सोर्सेस, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, क्योंकि जिस तरह से चाइना जो है इंडिया घेरने में लगा हुआ है, इंडिया को अगर अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ानी है तो इसका फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए इंडिया का रोल क्या रहा है हिस्टोरिकल। एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल रहे थे, इंडिया का रोल रहा है पीस कीपिंग इन अफ्रीका। पीस कीपिंग मिशन यूएन चलवाती है, आप कहीं से पढ़ लीजिएगा। काउंटर टेररिज्म में हमने बहुत अच्छा किया है। अफ्रीका के इंस्टीट्यूशन को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कई सारे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हम उनको पैसे वगैरह देके हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी 2015 में, चौथी होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाई, तो उसको जल्दी जल्दी कराएं। और ग्रांट्स दीजिए, आप कंसेशनल लोन जो भी हैं आप देते रहिए अफ्रीका को, उनका डेवलपमेंट होता रहे। और कोलैबोरेशन करना चाहिए हमको, हेल्थ, स्पेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इन सब सेक्टर में मिल के काम करना चाहिए अफ्रीका के साथ। चाइना को अगर आपको वहाँ पे बीट करना है, उससे ओवरकम करना है। देखिए अभी इंडिया यू समिट हुई थी, उसमें भी अफ्रीका से रिलेटेड कुछ बात हो रही थी, यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे। कोशिश करनी चाहिए जो नेक्स्ट क्वाड समिट होने वाली है वहाँ पर भी अफ्रीका को लेकर के कोई अप्रोच बन पाए। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, प्रिजनर्स राइट। देखिए पैंडेमिक में क्या हुआ है कि इतने सारे कैदी ऑलरेडी वहाँ पे थे, ठीक है, जेल में ज़रूरत से ज़्यादा, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा है। अब आर्टिकल 21 भाई उनका भी तो है, ह्यूमन राइट्स उनके लिए भी तो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में एक डिसीजन में देखिए क्या बोला था, इम्प्रिजनमेंट डज नॉट स्पेल फेयरवेल टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट आप ठीक है जेल, बट फंडामेंटल राइट आप नहीं हटा सकते हैं, उनको देना चाहिए। हुर्रियत लीडर अभी देखिए एक कोई जिनकी मौत हो गई थी जम्मू में, वो जेल में बंद थी कोविड-19 से, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत वो बंद थी, जिसमें अब ये ऐसा एक्ट है कि आप 2 साल तक बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई चार्ज के उनको रख सकते हो किसी को भी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलेशन में देखिए, एक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये कोई है, इसने बोला है कि इसने ऑलरेडी मतलब कोई ये संधि वगैरह है, तो बिना किसी देरी के उनकी सुनवाई करनी चाहिए, ये ऐसा बोलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि जिनके ऊपर ज़्यादा सीरियस चार्ज नहीं है आप उनको छोड़ दीजिए, बाद में फिर से पकड़ मतलब बुला लीजिए, 2-3 महीने जाने दीजिए। और कई राज्यों ने देखिए अच्छी चीज़ है कि वैक्सीनेशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं जून 26 के आर्टिकल्स में। ये आर्टिकल है फ्यूचर स्टेट। अभी पीएम मोदी ने कश्मीर के लीडर्स के साथ मीटिंग की थी तो उस पर है, और ये अभी वहाँ पे डिमांड उठी थी कि हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। तो मिस्टर मोदी ने बोला है कि जो हम डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी कराएंगे, फिर चुनाव करवाएंगे। होम मिनिस्टर ने बोला है कि स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा चुनाव के बाद। और ये बेसिकली आर्टिकल बोल रहा है कि उनको पहले राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात सरकार इसलिए कह रही है ताकि लोग आर्टिकल 370 को भूल जाएं, उसकी मांग ना करें। और बाकी के सारे आर्टिकल काम के हैं नहीं, और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके नीचे देखते हैं, और इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कीप स्टडिंग रेगुलरली, विश यू ऑल द बेस्ट।